Hi guys, so continuing the Vision IS May 2025 current affairs magazine, we will be discussing a few more topics today. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट मेंबर बिल. We'll be discussing प्राइवेट मेंबर बिल. क्या होता है, वी विल बी डिस्कसिंग स्कीम इन न्यूज़. एक स्कीम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा we'll also be discussing India UK free trade agreement. We'll be discussing along with that प्लेसेस इन न्यूज़ एक दो और पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़. ठीक है, सारा नहीं बट कुछ कुछ. प्राइवेट मेंबर बिल से स्टार्ट करते हैं. प्राइवेट मेंबर बिल फर्स्टली होता क्या है? प्राइवेट मेंबर बिल एनी बिल दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट अदर दैन बाय अ मिनिस्टर. ठीक है, इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. दिस कैन कम इन दी MCQ कि वो नॉमिनेटेड डाल दिया, वो ऐसा एक MCQ आया भी था. ठीक है, सो ये प्राइवेट मेंबर बिल होता है दैट इज़ नोन विदाउट दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर दैन बाय अ मिनिस्टर. ठीक है, नाउ ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑफ द मेंबर जिसने वो बिल इंट्रोड्यूस किया है. मैकेनिज्म क्या होता है? 1 मंथ का नोटिस देना होता है. उसके बाद इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर चेयरमैन टू एडमिट दैट बिल. और लोकसभा में अगर आपको ये बिल डिस्कस करना है तो एवरी फ्राइडे का टाइम दिया जाता है लोकसभा में 2.5 घंटे का. ठीक है, 2.5 आवर का एक स्लॉट होता है जिसमें एवरी फ्राइडे ये बिल डिस्कस होता है. राज्यसभा में ऑल्टरनेटिव फ्राइडे पे ये बिल डिस्कस होता है अगेन फॉर 2.5 आवर्स 2:30 PM टू 5 PM. जो फर्स्ट एवर प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था दैट वाज इन 1952. ठीक है, 1952 में फर्स्ट एवर प्राइवेट मेंबर बिल वाज पास्ड विच वाज बाय सैयद मोहम्मद अहमद कासमी. ठीक है, इन्होंने फर्स्ट बिल जो कि था वक्फ बिल, मुस्लिम वक्फ बिल. ठीक है, ये वाला बिल पास हुआ था. अब ये प्राइवेट मेंबर बिल का आजकल हम देख रहे हैं दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिक्लाइन की प्राइवेट मेंबर बिल जो हमारा, आप सोचो लास्ट जो पास हुआ था दैट वाज इन 1970. वो भी एक लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था 1970 में. उसके बाद से कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुआ है. एंड इनफैक्ट इवन डिस्कशंस ऑन द प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव रिड्यूस्ड. ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है और ये प्राइवेट मेंबर बिल ज़रूरी क्यों है? मतलब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्राइवेट मेंबर बिल, और ये रिड्यूस हो रहा है तो इसके रीजंस क्या हैं दैट वी विल बी सीन. अब प्राइवेट मेंबर बिल का सिग्निफिकेंस क्या है कि फर्स्टली पॉलिसी इनोवेशन होता है. पॉलिसी इनोवेशन कैसे होगा कि देयर मे बी सम, अब गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो देयर मे बी सम एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस जो कि इग्नोर हो गए होंगे. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतना काम होता है. सो सम नॉवल आइडियाज़ दे कैन बी एड्रेस्ड बाय प्राइवेट मेंबर बिल्स जो कि ओवरलुक हो जाते हैं गवर्नमेंट से. ठीक है, एग्जाम्पल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2019 में इंट्रोड्यूस किया. राइट टू डिस्कनेक्ट बिल क्या है? दैट इट इज़ द राइट ऑफ द एम्प्लॉयज़ to disengage or to be disconnected from the work calls or work communication beyond office hours, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी है. सो दैट इज़ द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल. ठीक है, ये एक पॉलिसी इनोवेशन है. उसके अलावा रिफॉर्म पोटेंशियल भी होता है. रिफॉर्म पोटेंशियल कैसे? क्योंकि सम लॉज ऑन इमर्जिंग इश्यूज जो कि प्राइवेट मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर पाते हैं बिकॉज दे आर आउटसाइड द गवर्नमेंट का थिंग, सो दे कैन सी द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन द सोसाइटी. तो इसके एग्जांपल में जैसे राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस बिल 2014 में इंट्रोड्यूस किया जिसके अगेंस्ट a government bill was introduced because taking inspiration from this and a bill on transgender rights was introduced. तो एक रिफॉर्म पोटेंशियल भी इसमें होता है. इसके अलावा बियॉन्ड पार्टी लाइन्स आप देख सकते हो. वी ऑल नो कि पार्टी का विप होता है, जो पार्टी बोलती है वही आपको यू आर बाउंड टू डू दैट. ठीक है, सो थ्रू प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो जाता है. ठीक है, MPs आर एबल टू वॉइस देयर इंडिपेंडेंट व्यूज़ एंड they are free from constraints of the party whip under the 10th schedule. Then it also acts as a checks and balances because it brings to notice those issues जो कि गवर्नमेंट ने हाईलाइट नहीं किया and it holds the government accountable. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी नीड अ प्राइवेट मेंबर बिल की इम्पोर्टेंस है पार्लियामेंट में. अब इसमें डिक्लाइन क्यों हो रहा है? डिक्लाइन इसलिए हो रहा है, फर्स्टली हमने देखा कि प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं इसमें. कि पहली बात तो लोकसभा का स्पीकर या फिर राज्यसभा का चेयरमैन का डिस्क्रिशन है. ठीक है, उसके अलावा सिर्फ आपने 2.5 घंटे का टाइम दिया है, वो भी वीकली. तो प्राइवेट मेंबर बिल में कैसे डिस्कस करोगे आप? वैसे ही पार्लियामेंट में आप देखते हो कि इतना ज़्यादा डिसरप्शन होता है. ठीक है, बार बार एडजर्नमेंट होता रहता है.
सो अब आप देखो 17th लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल्स जो कि थे, अराउंड 700, यू कैन रिमेंबर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में अराउंड 700 से ऊपर बिल जो कि हैं इंट्रोड्यूस किए गए, बट कितने डिस्कस हुए, 2 डिस्कस हुए लोकसभा में और 14 डिस्कस हुए राज्यसभा में, और आज तक अगर आप देखो सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बिकम लॉ, ठीक है। लास्ट हमने देखा 1970 में लैंड एक्विजिशन बिल, तो लो परसेप्शन है इसका क्योंकि लो पासेज ऑफ द बिल इज़ वेरी लो। उसके बाद रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट है बिकॉज इसका जो वो है ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव सीन इट इज़ ऑफ द प्राइवेट मेंबर्स, तो उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, उनको एक्सपर्टीज़ नहीं मिलता। बाकी जो बिल्स ड्राफ्ट होते हैं गवर्नमेंट के पास पूरी कमेटी होती है, एक्सपर्टीज़ होता है उस बिल को ड्राफ्ट करना, ये उनको खुद ड्राफ्ट करना है, तो रिसर्च सपोर्ट नहीं होता, एक्सपर्टीज़ नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल पॉलिटिकल विल, ठीक है, दैट ऑल्सो इज़ अ reason for the decline. Many MPs they have pointed out that governments prioritize their own legislative agenda, sidelining parliamentary private member bills. That is for sure. तो political एक व्यू तो है इसमें। सो हमने क्या देखा कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, पॉलिसी इनोवेशन होता है, राइट टू डिस्कनेक्ट हमने देखा, रिफॉर्म पोटेंशियल होता है, राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सनस बिल, एक्सप्रेशन बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, डिसरप्शन होता है, एडजर्नमेंट हो जाते हैं, 700 से ऊपर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, सिर्फ 14 लोकसभा में, 14 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में डिस्कस हुए। प्रोसीजरल इश्यूज़ है, सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है वीकली, चेयरमैन का और स्पीकर का डिस्क्रिप्शन रहता है, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, लो सक्सेस परसेप्शन है क्योंकि अभी तक सिर्फ 14 बिल पास हुए हैं जिसमें से लास्ट वॉज इन 1970, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, स्ट्रीम लाइनिंग प्रोसीजर्स, हमने देखा कि प्रोसीजरल इश्यूज़ थे तो इसमें सिर्फ आप 2.5 घंटे का टाइम दे रहे हो, उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिक्स्ड अनइंटरप्टेड टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर डिस्कशंस, उसको भी आप डिजिटली ट्रैक करो, ठीक है, कि इस बिल को कितना डिस्कस किया जा रहा है, टू इंश्योर दैट एटलीस्ट अ फ्यू बिल्स आर डिबेटेड ईच सेशन, ठीक है। फॉर दैट यू माइट हैव टू अमेंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ताकि जो टाइम अलॉट हो वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च सपोर्ट दो कि एक कमेटी बनाओ जैसे कि यूके में बनी हुई है पब्लिक बिल कमेटी, ठीक है, टू प्रोवाइड द एक्सपर्टीज़ टू देम, क्योंकि हमने देखा कि रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो फॉर दैट अ डेडिकेटेड रिसर्च यूनिट शुड बी एलोकेटेड टू असिस्ट MPs इन ड्राफ्टिंग द बिल्स। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म, यू हैव टू मेक अ कमेटी दैट कैन रिव्यू द बिल्स और उनको प्रायोरिटाइज कर सके। डेडिकेटेड रिव्यू कमेटी एक बनाओ जो कि बेस्ड ऑन क्वालिटी, based on relevance, based on constitutionality, they can recommend a priority list for discussion of important bills, ठीक है। जैसे कि यूके में 10 मिनट रूल मॉडल है, उसमें क्या होता है दैट MPs कैन इंट्रोड्यूस शॉर्ट बिल्स विद ब्रीफ स्पीचेस टू मेक देयर केस फॉर अ न्यू बिल, ठीक है। सो इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज करो, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज प्राइवेट मेंबर बिल्स वी हैव सीन कि दे हैव बीन डिक्लाइनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी डिक्लाइन होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल्स। नाउ व्हाट यू डू इज़, आप एक खाली पेपर लो, उस पर स्क्रिबल करो, ठीक है, कि जो भी प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में आपको पता है, जस्ट इन वेरी शॉर्ट कुछ भी स्क्रिबल करो कि दिमाग में रिवाइज करो कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। अब इंडिया यूके में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का जो है डिस्कशंस एंड हुए हैं, कंक्लूजन ऑफ द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है। सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक वो अग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज़ जो कि इट अलाउज देम to reduce or eliminate tariffs or non-tariff barriers on substantial trade between them, ठीक है। Now it covers goods and service, trade in goods, trade in services and also intellectual property rights, ठीक है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट्स हैं wherein countries they mutually agree to reduce the tariff and non-tariff barriers, ठीक है। इसका जो
एक प्रीकर्सर था, वो था अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, जिसमें फॉर लिमिटेड गुड्स इसको टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस किए जाते थे. नाउ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक एक्सेप्शन है ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल है. उसमें वो क्या कहते हैं कि एवरी नेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. यू कैन नॉट, जो आप प्रिविलेजेस एक नेशन को दे रहे हो वो सबको दो, जो आप टैक्सेस एक नेशन पे लगा रहे हो वो सब पे लगाओ. उसका एक एक्सेप्शन है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. नाउ स्टेटस, इंडिया हैज़ साइन 13 FTAs ओवर द लास्ट 5 years विद पार्टनर्स लाइक मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, सो वी सीन व्हाट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज़. अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने यूके के साथ साइन किया तो हमारा यूके के साथ क्या सीन है. सो यूके के साथ वी हैव अ ट्रेड सरप्लस. इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद यूके एंड we have a USD 60 billion bilateral trade which is expected to double by 2030, and it is the 16th largest trading partner of India, and we have a trade in favor of India, trade balance in favor of India, जबकि मीन्स हमारा ट्रेड सरप्लस है. अब FTA में जो कि हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन करके एक है जो कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस FTA. लेट्स सी कि ये डबल कन्वेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन क्या है. अब ये DCC एक टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है. इट विल सपोर्ट बिजनेसेस एंड ट्रेड बाय इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज़ मूविंग between both countries and their employers will only be liable to pay social security contributions in one country at a time. So देखो इसमें क्या है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है. सो MNCs हैं, MNCs की ब्रांचेस हर डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं. जैसे इंडिया में एक मैंडेट है कि आपको अगर इतने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में करना पड़ेगा. ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉयर्स को भी. ऐसा ही मैंडेट और कंट्रीज़ में भी है, जैसे यूके में भी है. यूके में जो है नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. तो अभी अगर एक कंपनी, सपोज लेट्स से टाटा की ले लो, ठीक है, टाटा ऑटोमोबाइल अगर यहाँ पे है, उसका एक ब्रांच यूके में भी है, तो यूके में भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूट करेगी और इंडिया में भी करेगी, तो उस पर डबल बर्डन पड़ गया. ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को उन्होंने यूके भेजा हुआ है किसी काम के लिए, डेप्यूटेशन पे या 1-2 साल के किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको वहाँ भी कंट्रीब्यूट करना है. सो इसमें क्या है कि अप टू 3 years अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय को भेजा है, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अनदर कंट्री, उनको आपको एक ही कंट्री में एट अ टाइम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. ठीक है, एंड इट विल नॉट अफेक्ट इंडिविजुअल्स राइट टू एक्सेस बेनिफिट्स फ्रॉम द कंट्री इन विच दे पे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, तो एक ये डबल कॉन्ट्रीब्यूशन से आप बच जाओगे. दिस इज़ अबाउट द डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन. इंडिया यूके FTA के हाईलाइट्स क्या हैं. ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस, अप्रॉक्सीमेटली 99% जो इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पे उनको ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा टू द US मार्केट, और US के अराउंड 85% या 90% US ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को इंडिया में एक्सेस मिलेगा, या फिर टैक्स लेवीज कट होंगे. ठीक है, तो इंडिया विल कट levies on 90% of the British products sold in the country within a decade. 85% of British products sold will become tariff free. क्योंकि हम जो है इसको फेज आउट कर रहे हैं, हम लोग एकदम से ड्यूटीज़ नहीं हटा रहे हैं इसमें. ईजेस मोबिलिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स. अब जो प्रोफेशनल्स है, क्योंकि हमने देखा कि FTA इज़ नॉट ओनली ऑन गुड्स ऑन सर्विसेज ऑल्सो, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स हैं और ये सब हैं उनको भी ईज ऑफ मोबिलिटी मिलेगा इसमें. एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम UK इन सर्विसेज सच एज IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड अदर बिजनेस एंड एजुकेशनल सर्विसेज. अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ UK बिजनेसेस इन प्रोक्योरमेंट. तो UK के जो बिजनेसेस हैं दे विल बी अलाउड टू कम्पीट इन इंडिया इन द वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द हाईलाइट्स. अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझ लेते हैं. दिस डायग्राम इज़ इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी इवन रिटन इन द मेन्स एज इट इज़. ठीक है, सो ये डायग्राम है क्या, पहले तो हम देख लेते हैं. इसमें जो सबसे स्मॉल पार्ट है दैट इज़ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स. ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है कि जो सिर्फ सम गुड्स हैं उनमें हम
ऑन अग्रीड नंबर ऑफ गुड्स में हम उनको टैरिफ कट करते हैं, ठीक है, रिड्यूस टैरिफ्स। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम पढ़ रहे थे अभी, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल गुड्स को हम टैरिफ फ्री करते हैं। उसके बाद CEPA का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसमें सिर्फ ना कि हम टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करते हैं, बट जो रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, ठीक है, रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, कंपटीशन, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, डिस्प्यूट्स, इसको भी हम उसमें भी हम अग्रीमेंट्स करते हैं। कस्टम यूनियन को कैसे याद रखना है कि कस्टम से आप याद रख लो कि ज़ीरो ड्यूटी ट्रेड अमंग कंट्रीज ऑन एंड कॉमन टैरिफ्स अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको कुछ जो आपकी जिन कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है वहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी ट्रेड होता है, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक कस्टम मेड फॉर यू, ऐसे याद कर लो, ठीक है। एंड कॉमन टैरिफ्स अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद कॉमन मार्केट में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी हार्मोनाइज कर देते हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इकोनॉमिक यूनियन में। कॉमन मार्केट में क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ये हो गया इकोनॉमिक यूनियन में आपका क्या हो गया, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ से जाते जाते ये बढ़ता जाता है, इनका कोऑपरेशन बढ़ता जाता है। इफ़ यू सी इंडिया का अगर आप FTA देखोगे तो उसमें क्या सिचुएशन है आज के टाइम में इंडिया के FTA में, कि इंडिया ने कितना अपना FTA जो बाकी कंट्रीज़ के साथ किया है उसको कितना यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। सो इफ़ यू सी हमारा यूटिलाइजेशन, हमने FTA साइन तो किया बट उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम है। सो ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स to FTA partners is only increased by 31%, while we have increased our imports by 82%। क्योंकि FTA देखो म्यूचुअल है, इट्स नॉट कि हम सिर्फ हम ही को बेनिफिट मिल रहा है, हम उस कंट्री को भी तो ट्रेड से वो दे रहे हैं, फ्री ट्रेड दे रहे हैं हम उसको, उनके भी तो टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है, एक्सपोर्ट हमारा सिर्फ 31% बढ़ा है। लो यूटिलाइजेशन, हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, हमारे पास सिर्फ 25% यूटिलाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ ने उसको 70-80% तक यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स इज अनदर इशू, जो कि 26,000 अगर आप देखोगे तो न्यू रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं एज़ पर द ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस, ठीक है। तो अगर आपने FTA साइन भी कर लिया बट नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं ट्रेड नहीं कर पाते। अनइक्वल कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब अनइक्वल कंपटीशन में देखो साउथ कोरिया और एशियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स दे हैव आउट परफॉर्म्ड इंडिया इन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंपटीशन थोड़ा अनइक्वल है। उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड रूल्स ओरिजिन एक्सेट्रा। असेसमेंट ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट कैन नॉट बी डन बेस्ड ऑन ट्रेड बैलेंसेस ओनली। सिर्फ अगर हम ट्रेड बैलेंस देखें उससे हम असेस नहीं कर सकते कि ये जो FTA है वो कितना सक्सेसफुल है। और भी पोटेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे कि इंक्रीज्ड एक्सेस टू ग्रेटर वेराइटी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये भी फ़ायदे होते हैं। वैल्यू एडेड लिंकेजेस के भी फ़ायदे होते हैं। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, ठीक है, उसके भी फ़ायदे होते हैं। तो यू कैन जज इट फ्रॉम जस्ट वन पर्सपेक्टिव कि ट्रेड बैलेंस कितना बढ़ा है या कम हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट इट सेज। नाउ हाउ कैन द इंडिया UK FTA हेल्प शेप फ्यूचर FTAs। तो हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि हम आगे जो अपने FTA साइन करें, हाउ कैन वी यूज़ दिस टॉक्स और दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इन आवर फ्यूचर टॉक्स। पहली बात तो हमने फेज आउट किया है, हमने ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज़ किया है, बाय फोकसिंग ऑन सेंसिटिव एरियाज जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड ऑल, उनको हमने एक्सक्लूजन लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। और फिर हमने एकदम से फेज़ आउट नहीं किया, हम ग्रेजुअली उसको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको फेज़ आउट करेंगे, ठीक है, टू एडजस्ट टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन यूटिलाइज इन आवर फ्यूचर। FTA negotiations, SWIFT negotiations, India EU negotiations have been in process since 2007 से चल रहा है, वो पास ही नहीं हो अभी तक, ठीक है। तो SWIFT negotiations, उसके बाद सेंसिटिव सेक्टर्स को हमने सेफगार्ड किया जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको हमने एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा है। म्यूचुअल बेनिफिट्स, UK कार मैन्युफैक्चरर्स विल बेनिफिट फ्रॉम कोटा दैट रिड्यूसेस
टैरिफ्स फ्रॉम ओवर 100% to 10%. तो हमने देखा है कि म्यूचुअल बेनिफिट्स है, नॉट जस्ट इंडिया इज़ बेनिफिटिंग, इवन यूके इज़ बेनिफिटिंग. ठीक है. सो नाउ कंक्लूजन में कि इट नॉट ओनली स्ट्रेंथन्स बायलैटरल ट्रेड बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो स्ट्रेंथन होती हैं. ठीक है. एक आपको सेंसिटिव सेक्टर्स को एड्रेस करना चाहिए, मॉडर्न ट्रेड इश्यूज़ को देखना चाहिए एंड लिबरल अप्रोच एक फॉलो करनी चाहिए एंड इट बैलेंसेस ग्रोथ ऑफ ग्लोबल आपका ग्रोथ और डोमेस्टिक ग्रोथ, उसको बैलेंस करके चलना चाहिए. सो दैट वाज अबाउट FTA, इंडिया यूके FTA. इसके बाद हमने इससे पहले में 2 देखे थे. ये एक तीसरा भी सोशल सेक्टर स्कीम है जो इससे रिलेटेड है. इन सबको ना 10 साल पूरे हुए हैं, ये सारे 2015 में आए थे. सो हमने जीवन ज्योति बीमा देखा था. उसके बाद अब ये भी इंश्योरेंस का ही स्कीम है जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. अगेन 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है टू कवर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी है. ठीक है, उसको कवर करने के लिए अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगेन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड इट इंक्लूड सिटीजन्स इंक्लूडिंग NRI फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70. याद करो कि जीवन ज्योति बीमा योजना में जो एज ग्रुप था उसमें NRIs इंक्लूडेड थे और उसमें जो एज ग्रुप था दैट वाज स्टिल 50 ईयर्स. कहाँ गया? 18 to 50 ईयर्स का एज ग्रुप था वहाँ पे. यहाँ पे कितना है? 18 to 70 ईयर्स. प्रीमियम 20 पर मेंबर. ठीक है, 1 ईयर का है स्कीम एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी. बाकी भी बैंक्स और वो सब इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो. कंडीशंस अगेन बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस होना चाहिए. ऑटो डेबिट प्रीमियम होगा. 2 लाख का कवरेज है फॉर एक्सीडेंटल डेथ या फिर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी. ठीक है, अगेन 2 लाख का इंश्योरेंस है अगर इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज हो जाता है या फिर बोथ हैंड्स और फीट और लॉस ऑफ 1 आई एंड लॉस ऑफ 1 हैंड और फुट. या तो दोनों आंखें चली जाएं या तो दोनों हाथ या तो दोनों पैर या फिर एक आंख और एक पैर. ठीक है, तो आपको 2 लाख का मिलेगा. अगर सिर्फ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 1 लाख मिलेगा. अगर इरिकवरेबल लॉस ऑफ 1 आई है या फिर 1 हैंड और 1 फुट है तो आपको 1 लाख का मिलेगा. नेचुरल कैलामिटी भी इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, जिन्होंने छोड़ दिया वो रीजॉइन कर सकते हैं. ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल है ताकि ईज़ एंड सिंप्लीफिकेशन. मेजर बेनिफिशरीज 50% हमको वुमेन देखने को मिलती है, 70% हमको रूरल एरिया से देखने को मिलता है. सो दिस वाज अबाउट सोशल सेक्टर स्कीम. इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ पर्सन्स इन न्यूज़ एंड कुछ प्लेसेस इन न्यूज़. प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं पहले. आज सिर्फ 2 ही देखते हैं आज धीरे धीरे सो दैट याद रहे. उत्तर प्रदेश हैज़ बीन इन न्यूज़ क्योंकि एक काला नमक राइस जो कि बुद्धा राइस भी जिसको बोलते हैं, इट प्लान्स टू एक्सपोर्ट दिस. अब ये जो तेराई रीजन में उगता है स्पेशली इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, उसके अलावा सिक्किम की CM ने रिक्वेस्ट किया है टू बैन द क्लाइंबिंग ऑफ कंचनजंगा माउंटेन, क्योंकि कंचनजंगा माउंटेन को वो एक सेक्रेड प्लेस मानते हैं जहाँ पे उनके डेटी जो हैं डिजोंगा वहाँ पे रहते हैं. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट प्लेसेस इन न्यूज़. इसके बाद हम पीपल इन न्यूज़ देख लेते हैं. आदि शंकराचार्य हैज़ बीन इन न्यूज़ क्योंकि इनका जो है 4 पंचलोहा आइडल्स ऑफ आदि शंकराचार्य दे आर टू बी इंस्टॉल्ड एट केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड उत्तरमन्या ज्योतिर्मठ इन उत्तराखंड. ठीक है, अब ये बॉर्न कहाँ हुए थे? कलाडी केरला में बॉर्न हुए थे. इनका मोस्ट फेमस जो कॉन्सेप्ट है वो अद्वैता का है. अद्वैता मतलब वो बोलते हैं कि डुअलिज्म में बिलीव नहीं करते कि जो आत्मन है और जो ब्रह्मांड है वो एक ही है. ठीक है, बाकी सब माया है. जो आपको बाकी सब वर्ल्ड में दिखती है दैट इज़ ओनली माया. ठीक है, इन्होंने ही आपके 4 मठ जो हैं वो जो 4 मठ हैं वो इस्टेब्लिश किए थे इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. आप नॉर्थ में चले जाओ तो बद्रीनाथ, साउथ में चले जाओ तो श्रृंगेरी, अगर आप द्वारका वेस्ट में चले जाओ तो द्वारका, ईस्ट में चले जाओ तो पुरी. ठीक है, सो ये 4 मठ हैं जो कि आदि शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो एक्नॉलेज द रोल ऑफ भक्ति एंड डिवोशन इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, ये देख लेना.
ठीक है. Apart from that, respect for learning and faith in oneself, he laid down the foundation of debate and argumentative tradition. He considered purity and steadiness of mind achieved in yoga as an aid of self-liberation. Second person is Maharana Pratap. Maharana Pratap जो है एक he was a renowned warrior. He was a Rajput warrior and a king of Mewar. He was born in the Kumbhalgarh fort of Jayavanta Bai and Uday Singh too. So Rajput warrior है, king of Mewar. महाराणा प्रताप के बारे में ये है. ही ऑल्सो, इनका जो मोस्ट फेमस बैटल है बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वॉज अगेंस्ट द मुगल आर्मी. ठीक है. हाँ, ये है. सक्सेसर हैं इनके अमर सिंह. इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड फोर्टिट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ही इज़ नोन फॉर दिस. ठीक है. सो इनके एथिकल वैल्यूज़ अगर आप देखो तो इट इज़ दिस. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. बाकी के टॉपिक्स विल सी. अच्छा चलो एक टॉपिक और देख लेते हैं. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल वाला भी देख ही लेते हैं. ठीक है. तो ये वेव समिट हुआ था. दिस वाज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ऑफ 2005. ठीक है. ये वेव समिट मुंबई में हुआ था. अब ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, दिस इज़ अबाउट ऑरेंज इकोनॉमी, या फिर हम आप सुनते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी. तो उसको प्रमोट करने के लिए है. अब ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये होती है बेसिकली क्रिएटिव इकोनॉमी है, which is an evolving concept which talks about the contributions of creative assets. ठीक है. अब creative assets क्या होते हैं? creative assets जैसे आपका VFX हो गया, आपका extended reality हो गया, comics हो गई, gaming हो गए. ठीक है. media and entertainment हो गया. this all forms a part of creative assets. ठीक है. तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए अब ये ना $50 बिलियन मार्केट बन जाएगा बाई 2029. इसका पोटेंशियल है. ठीक है. एंड इंडिया इंडिया कैन बिकम अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. अब ड्यूरिंग द समिट क्या हुआ, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को बनाया गया, लॉन्च किया गया, विच विल बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विद पार्टनरशिप ऑफ CII एंड FICCI. ठीक है. इसका इन्विजन्ड एज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. ठीक है. द यूनाइटेड नेशन इन 2021 को डिक्लेयर किया गया था एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सब्सटैंशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्रिएटिव इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP इज़ अराउंड 8%. 8% ऑफ द वर्क फोर्स कोई एम्प्लॉय करता है और $30 बिलियन टू GDP कॉन्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. चैलेंजेस क्या हैं कि इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है. मिस इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, मार्केट मोनोपोलाइजेशन का प्रॉब्लम है. इसमें इंडिया ने करा क्या है, आज तक के जो एफर्ट्स हैं इंडिया के वो क्या है इसमें. सो क्रिएटिव इकोनॉमी हमने एक फ़ंड बनाया है विच इज़ ऑफ $1 बिलियन. ठीक है. उसके अलावा ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स. एंड अभी हमने रिसेंटली देखा था कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था जो कि रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स. ठीक है. सो विद डिजिटाइजेशन एंड कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग बिकमिंग सच अ डोमिनेंट पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल, सो ये एक ऑरेंज इकोनॉमी है और द क्रिएटिव इकोनॉमी दैट रियली हैज़ अ पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू GDP एंड ऑल्सो टू provide employment opportunities. So that was about waves summit जो हुआ था and orange economy. ठीक है. सो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.